लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज अपन रीट लेवल 1 के टेस्ट नंबर 3 की व्याख्या करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, एक बार कर दीजिए। फिर अपन अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ओबीएस डिस्कनेक्ट कैसे हो गया देखिएगा। ओबीएस डिकनेक्टेड सक्सेसफुल। हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सब सही चल रहा है? एक बार बताइएगा कमेंट करके। हाँ, सही चल रहा है। चलो आओ देख लेता हूँ कितने साथी लोग जुड़े हुए। और क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो। कमेंट से हमें पता चलता है कि अपन जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं या अपन जिस मुहिम को अपन ने स्टार्ट किया है, टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है निःशुल्क, उससे आप लोग कितने खुश हैं और आपको ये कितना अच्छा लगता है कि सर हाँ, टेस्ट सीरीज आपने स्टार्ट किया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करो ताकि हमें पता चले। अंकित शर्मा जी, राधे राधे धौलपुर से। चेतन कालावत जी, चालू करो नहीं सर? हाँ बिल्कुल चेतन जी, अब चालू ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू शर्मा जी, हाँ नमस्कार सभी को। महेंद्र लोहर जी, पुराना शिष्य, नमस्कार। दीपिका खिंची जी, नमस्कार। तो सभी साथी लोग दबाकर क्लास को शेयर कर दें और आ जाइएगा नए तरीकों के साथ और स्टेज सीरीज को सॉल्व करते हैं। आइएगा। बाम भोला जी, राम राम जी, गुरु जी, नमस्कार सभी को। रमेश कुशवाहा जी, राधे राधे। मनोज जी, अंकित शर्मा जी, सोनू शर्मा जी, बिल्कुल सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज एक विद्यार्थी के 30 में से 29 क्वेश्चन हुए थे। मैंने आज टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ सुधार किया है, यदि आपको देखने के लिए मिला होगा तो मैं आपको 2 मिनट पहले बता देता हूं कि कल आपको टेस्ट किस तरीके से देना है। लास्ट में भी बताऊंगा, स्टार्ट में भी बता रहा हूं। मैंने ये किया है कि आपको पहले चेक परफॉर्मेंस के अंदर आपका अपना रिजल्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन अब एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आपको बीच में आइकन दिखाई देते हैं, उन आइकनों पे आगे बढ़ते हैं तो एक चेक परफॉर्मेंस का ऑप्शन आता है। वहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको पूरा का पूरा इस तरीके से ग्राफ दिखाई दे देता है। जैसे ही आप ये 40 टेस्ट देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है या घटा है, ये भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, कल रीट लेवल 2 का टेस्ट होगा। रीट लेवल 2 का चौथा टेस्ट रहेगा। ठीक है। और ये बता देता हूं कि कल आपको टेस्ट कहां देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, बीच में आपको स्टोर दिखाई देता है, स्टोर। उस स्टोर पे क्लिक करेंगे और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं ₹1। वो ₹1 में आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, बिना खरीदे आपको टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप कल रीट लेवल 2 का है तो कल आप रीट लेवल 2 वाला स्टोर में जाने के बाद रीट लेवल 2 का जो फोल्डर है उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद कल जो रीट लेवल 2 का 4 नंबर टेस्ट होगा, वहां पर वो आपको अनलॉक दिखाई देगा, बाकी के 3 होंगे वो आपके लॉक हो जाएंगे। यानी आपका जो चौथा टेस्ट रहेगा वो आपको क्या दिखाई देगा? अनलॉक दिखाई देगा। आप वहां ओपन करेंगे, 30 क्वेश्चन, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 30 नंबर आप वहां पे करने के बाद सबमिट कर देंगे। आपको अपनी रैंक शाम को तुरंत पता लग जाएगा 9 बजे से पहले। पहला काम ये। कल आपको वहां फ्री टेस्ट वाले में वहां नहीं मिलेगा, हालांकि अपन वहां कोर्स में दे रहे हैं, वो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्री। फ्री, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। जैसे ही आप वहां टेस्ट दे देंगे, बाद में आप जब रिजल्ट देखेंगे तो मेन पृष्ठ में आते हैं, यानी एप्लीकेशन के होम पेज पर आते हैं, तो आपको इस तरीके से आइकन दिखाई देते हैं। वो आइकन इधर उधर करते हैं तो वहां चेक परफॉर्मेंस का ऑप्शन आता है। चेक परफॉर्मेंस को जब आप आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक बैच और एक कोर्स। एक बैच और एक कोर्स। कोर्स टेस्ट वाले के ऊपर क्लिक करते ही आपका पूरा का पूरा ग्राफ शो हो जाएगा। अब बढ़ता हूं आगे। जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि लास्ट में और बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। एकदम सही तरीके से एक सही सिस्टम के साथ अपन चलेंगे, ताकि आपको लास्ट में जब आप 40 टेस्ट कंप्लीट कर देंगे तब आपको ऐसे लगना चाहिए कि वास्तव में मेरे में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने पहला टेस्ट दिया था, आज मैं 40वां टेस्ट दे रहा हूं, अपने आप में मैं क्या देख पा रहा हूं। और यदि आप अपने आप में सुधार कर लेते हैं, इसका मतलब आप एकदम सही रास्ते पे हैं, एकदम सही ट्रैक पे हैं। आइए बिना समय जाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आज के जो अपने टेस्ट सीरीज थी उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है?
निम्न में से कौन सा सही, निम्न में से कौन सा सही, आपसे ये पूछ रहा है सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि -16 -20 से छोटा होता है। नहीं जी नहीं, कैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके, इधर चलेंगे -1 -2 -3 -2। अब देखिए जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे संख्या और छोटी होती जाएगी माइनस, यानी सीधी भाषा में करें जहां पे माइनस लगा हुआ हो ना, आप उसका उल्टा कर देना। जैसे 20 16 से बड़ा होता है, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगते हैं, 20 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सीधी भाषा में। अब देखिए यहाँ पे -16 है वो 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। -16 है वो -15 से, यदि सीधा होता माइनस नहीं होता तो 16 15 से बड़ा होता, माइनस लगा हुआ इसका मतलब क्या है, -16 -15 से क्या है, छोटा है। ये क्या कह रहा है, बड़ा। यहाँ पे ये कह रहा है कि -16 -3 से क्या है, छोटा। यदि माइनस नहीं होता तो 16 बड़ा होता, और यदि माइनस लगा हुआ है तो बड़ा कौन हो गया, 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर 1 नंबर का क्या हो जाएगा, डी। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जुड़े रहे, आइएगा बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा। देखिए 3078 की पावर कितनी है, 24 में इकाई अंक बताओ। जब आपको इकाई अंक पूछे तो यदि मान लीजिए कोई संख्या मल्टीप्लाई करनी हो तो वहां पे तो अपन देख लेते हैं, लास्ट लास्ट का जो अंक होता है उसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो अंतिम अपना अंक आता है वो इकाई अंक निकल कर आ जाता है। लेकिन जहां पावर की बात आ जाए, अब जैसे पावर के बट्टे में और लेके आएंगे, आगे आगे जो टेस्ट होगा उसमें बट्टे में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या करें, ये जो आपकी पावर यहाँ दी गई है इसके अंदर 4 का भाग, कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो आपके सामने कितनी कंडीशन आएंगी, 4 कंडीशन आएंगी शेषफल की, कि किसी संख्या में 4 का भाग देते हैं शेषफल 0 आ सकता है, या फिर शेषफल आ सकता है 1, या फिर शेषफल आ सकता है रिमाइंडर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं तो उस संख्या से छोटा होता है, छोटे में बोलो क्या आता है, आपका शेषफल आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे साथी लोग जुड़े हुए, आप इसी तरीके से जुड़े रहे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ हर एक चीज। तो अब देखिए 1 2 3 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 0 आए तो आप उसको 4 मान लें, क्या मान लेंगे, 4। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इकाई अंक निकालने के लिए कि 3078 की पावर 4। अब देखिए इस 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कर, क्योंकि यहाँ 3078, फिर यहाँ इस तरीके से 8 आएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से 8 आएगा, फिर यहाँ इस तरीके से क्या आएगा, 8। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 8 इंटू 8 इंटू 8 ही कर देता हूँ। तो 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, और जब आप 64 को क्या करते हो, लास्ट डिजिट को कर दो 16 आएगा, आपका अंतिम अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन। चलता हूँ आगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपकी टेस्ट सीरीज लेके चल रहा हूँ, आगे आपका एक कर्म बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि आप रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 वालों को, मैथ वालों को, सारों को ले क्या जाओ टेस्ट दो, आओ टक्कर में, देखो कितने नंबर आते हैं। आइए 4025 घात दे रखी है 201। कुछ विद्यार्थी याद रखते हैं कि अंत के अंदर 5 होता है या फिर 1 होता है तो घात सदैव 1 सेमी आती है, ऐसा आपको इकाई, यानी लास्ट में जब 5 हो या फिर 1 हो, और यदि मान लीजिए घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक सदैव सेमी अंक आता है। लेकिन मैं याद नहीं करवाता हूँ, जब आपको एक तरीका पता है तो सब जगह वही अप्लाई कर। दोस्तों 1 का मतलब आप क्या लिखोगे, दोस्तों 1 के अंदर आप भाग देंगे किसका, 4 का, शेष पर लिखना है रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, 50 बार भाग चला जाएगा रिमाइंडर 1। इसका मतलब मैं इकाई अंक निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे यूं लिख सकता हूं, तो जब यूं इसको लिखूंगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 3 नंबर के अंदर 1 हो जाएगा। चलता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइएगा मेरे साथ बने रहे आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल सभी साथी लोग आंसर दे रहे हैं, आप आंसर देते रहे, कमेंट करते रहे। मैं क्या है कि एक बार बीच में आपकी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, नो डाउट। 0.3 के ऊपर क्या है, बार, 0.4 के ऊपर क्या है, बार, इसको सोल्व करना। तो देखिए 0.3 के ऊपर क्या, बार, फिर बोलो 0.4 के ऊपर क्या है, बार, बार हटा दो 9 लगा, बार हटा दो 9 लगा, ये लीजिए 3/9 इंटू
4 बट्टे बोलो 9 आ गया, 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा कितना आ गया 3 आ गया, 4 बट्टे आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 4 बट्टे आपका आ जाएगा यहाँ पे 27, 4 बट्टे आ जाएगा आपका 27। अब 4/27 के अंदर जब आप भाग देंगे ना तो आपका कुछ मान इस तरीके से आएगा 0.148 148 148 इस तरीके से आपका आएगा। तो इसका मतलब ये 148 148 रिपीट हो रहा है, तो 0.148 की क्या कर दो बार, बोलो क्या कर दो बार कर दो, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। राइट नंबर आपका क्या आ जाएगा 4 में 2 आ। आगे चलता हूं, आइए सर 2 लेवल 2 में था क्या टेस्ट, एक बार आप कौन से समझाए, ये टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, ऐप में। दीपिका राजपुरोहित जी, अभी मैं लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, आप लास्ट के अंदर लास्ट तक बने रहे, लास्ट में बता दूंगा पूरा डिटेल से कहाँ पे मिलेगा, फोन के अंदर ही आपको ओपन करके बता दूंगा सारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका ये पूछा जा रहा है 2/3 आपको फ्रैक्शन दी गई है, 4/9 दी गई है, 5/6 दी गई है और 7/12 दी गई। हालांकि आपने सीधा फ्रैक्शन निकाला होगा संख्याओं का, यहाँ आपको फ्रैक्शन रूप में दी गई है, फ्रैक्शन रूप दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, आपको पूछा जा रहा है LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपसे यहाँ से एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्या का एलसीएम निकाल दो, नीचे की संख्या का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। यदि आपसे यहाँ पूछता कि एचसीएफ निकालो, महत्तम समापवर्तक निकालो, तो आप क्या करते, ऊपर की संख्याओं का यानी अंश का एचसीएफ निकाल देते और नीचे वाली संख्याओं का हर का आप एलसीएम निकाल देते। ये आपका सीधा तरीका। यदि ध्यान रखना हो तो जब लघुत्तम समापवर्त्य पूछा है तो ऊपर वालों का क्या निकलेगा, लघुत्तम समापवर्त्य, जो नीचे वाली बच गई महत्तम समापवर्त्य। यदि महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जाता तो ऊपर वालों का क्या निकालता, महत्तम समापवर्तक निकालता, जबकि नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालता, लघुत्तम समापवर्तक। सीधी सी बात। 2 4 5 7 का एलसीएम निकालूंगा तो बोलो आपका कितना आ जाएगा 140। 3 9 6 12 का जब मैं एम यानी एचसीएफ निकालूंगा, महत्तम समापवर्तक निकालूंगा, तो बोलो आपका क्या आ जाएगा 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 140/3, जो आपके 3 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है साथियों, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कहता है कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10 तथा 2 की पावर 15 का महत्तम समापवर्तक बताएं। महत्तम समापवर्तक यानी आपको क्या निकालना, एचसीएफ। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक का क्या अर्थ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आएगा आपका 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। यदि आपसे यहाँ पूछ लेता लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसमें, खुद में, जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला, बात समझ रहे हो मेरी, जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। जबकि महत्तम समापवर्तक का अर्थ यह है कि महत्तम समापवर्तक वह संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला। दोनों अपोजिट है, ध्यान रखें। तो देखिए ये 2 की पावर क्या होगी 7, ठीक है। अब यदि आपसे यहाँ एलसीएम पूछता तो आप क्या बता दे 2 की पावर 15, क्योंकि इसके अंदर इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा। अब लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या पूछा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक, तो 2 की पावर 7। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये दे रखा है कि x² - 7x, x² - 7x प्लस 12 का एक गुणनखंड निकालना है, द्विघात समीकरण। देखिए दो संख्याएं आपके पास ऐसी हैं कि -4x और -3x। जब आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आएगा, मल्टीपल करेंगे तो 12x² आ जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे x² लिख दिया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, बराबर। या x कॉमन लेता हूं, आपका x - 4 आ जाएगा,
या -3 कॉमन लेता हूं या आपका x-4। तो आपके पास गुणनखंड आ गए, एक तो x-4 आ गया और एक आ गया आपका x-3। तो x-4 आपके यहाँ नहीं है, आपके x-3 है, तो 7 के अंदर हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलता हूं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए सभी साथी बने रहे, लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको टेस्ट किस तरीके से देना है, पूरी की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। अच्छे साथी लोग जुड़े हुए, क्लास को एक बार बीच में जाके सारे शेयर करके आते हैं बस। सर कौन सा लेवल का है राव साहब? ये तो लेवल अपना फर्स्ट का है, कल लेवल 2 का होगा। ठीक है, आइए 5 ग्राम 5 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होते हैं? कुल कितने मिलीग्राम होते हैं? आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिखा हुआ है कि कौन से लेवल का टेस्ट है, कौन से नंबर का। थंबनेल आपके सामने लगा हुआ है राव साहब, तो आपको देखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ नंबर बताते रहो आप कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। इसको किस में बदलना है? मिलीग्राम में बदलना है। 5 मिली में बदलना है, 5 ग्राम को मिली में बदलना है। मैंने बताया था कि मिली लिख दो या ग्राम लिख दिया, लेकिन बट्टे में भी क्या लिखूंगा? मिली लिखना पड़ेगा, जिसकी बात होगी 10 की घात -3। ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो 5 ग्राम में 5000 तो मिलीग्राम हो गए। अब बात करता हूँ 5 डेसीग्राम में। अब ये जिसको पता है ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, ये जिसको पता है उन्होंने चुटकियों में उड़ाया है इस क्वेश्चन को, कभी वो गलत कर ही नहीं सकता। और मैं इस टॉपिक को डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप जैसे ही जाएंगे वहां आपको ये जो अपना मापन संबंधी इसके 2 या 3 वीडियो आपको मिलेंगे, एक एक बिंदु अच्छे तरीके से बताया। 5 डेसीग्राम। अब आपको सर डेसी को हटाना है, तो डेसी का मतलब 10 की घात -1, ये लिखा मैंने ग्राम। इसके आगे क्या लगाना है? मिली लगाना है, तो बटे में भी क्या करके लेंगे? मिली लिखो, जिसको 10 की घात -3 लिख दिया। ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +3 हो गई। यहाँ 10 की घात -1 है, ये ऊपर जाते 10 की घात +3 हो गई, तो 10 की घात -1 और 10 की घात +3, 10 की घात 2 बचेगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम। ठीक है, अब मेरे को इसको बदलना है, 5 सेंटीग्राम को इसको और बदल देता। 5 सेंटी को निकाला 10 की घात -2, ये लिखा मैंने ग्राम, ये आगे मिली लगा देता हूं, बटे में मिली लिखूंगा 10 की घात -3। ये 10 की घात -3 जाएगा ऊपर, प्लस का हो गया। पहले से 10 की घात -2 भाई साहब बैठे हैं, 10 की घात -2 और 10 की घात +3 का 10 की घात 1 बचेगा, तो ये लीजिए 50 मिली का। इसको और इसको और इसको ऐड करना है, ये लीजिए 5000, ये लीजिए 500, ये लीजिए 50, 0555। आपका राइट ऑप्शन रहेगा आपका नंबर 2। 8 के अंदर आपका 2 नंबर। चलता हूं आगे। सर मैं आज ही जुड़ी हूं, क्या पिछले वीडियो कहाँ मिलेंगे? नरेंद्र यादव जी, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा। ये आपको जैसे कि स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा, इस चैनल के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसी नाम से एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ सारे टेस्ट भी आपको मिलते हैं। अच्छे तरीके से आप बिंदास तरीके से दीजिएगा। बिल्कुल गुड्डू जी अपने बता रहे हैं साथ साथ में, इतने अच्छे विद्यार्थी हैं कि कुछ मेरे बोले बिना ही बता देते हैं। आप सभी लोगों का मेरा दिल से शुक्रिया। 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपसे पूछा जा रहा है, या मिली दिया गया या मिली दिया गया या मिली। पहले आप मिली में निकाल लो, इसको बदल के देखो। यदि मिली में नहीं बैठेगा तो आपका डी ऑप्शन तो अपने आप ही हो गया। देखो 1 सेंटी का अर्थ, पहले सेंटी हटा देता हूं, 10 की घात -2, ये लिखा मैंने मीटर। अब क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि इसके पहले मिली को, ये लीजिए साहब, क्वेश्चन चाहता है तो हम भी चाहते हैं, ये लीजिए बटे में क्या कर दो? मिली। लेकिन आप कहोगे सर बटे में जो मिली लिख रहे हो उसका न्यूमेरिकल मान रख दो, क्योंकि अपने को सिर्फ मिलीमीटर ही लिखना है। मैंने कहा कितना होता है? आपने कहा 10 की घात -3 होता है, मैंने लिख दिया। इस 10 की घात -3 को ऊपर लेके जाऊंगा, ये लीजिए 10 की घात -2, ये ऊपर लेके जाऊंगा 10 की घात +3 हो जाएगी, ये मिली और ये मीटर हो गया आपका काम। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक की तो कोई बात नहीं है, 10 की घात -2 है या 10 की घात 3, आपका क्या बचेगा? 10 ही बचेगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन 9 के अंदर हो जाएगा आपका 1। चलता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करता हूं, इसी क्रम में आइए।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा, चेंजिंग क्या है? मैंने प्रतिशत प्रभाव के अंदर बहुत शानदार तरीके से बताया है, यदि आपने मेरे से पढ़ा है। 100 प्लस माइनस प्रतिशत करो। अब कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे भी याद कर कि पहले समान प्रतिशत की बाद में समान, यानी दोनों जगह समान प्रतिशत की पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, या पहले लाभ हो या बाद में हानि हो, तो सदैव प्रतिशत बटे 10 की होल स्क्वायर की सदैव हानि होती है। सदैव हानि होती है। इस कंडीशन में क्या होती है? हानि होती है, या फिर लॉस होता है, या फिर कमी होती है। ऐसे रटे लगे। लेकिन जब आप एक चीज याद कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको जगह जगह याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर इतना आपको बोझ नहीं करना है। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस प्रतिशत प्रभाव वाला लगाओ। आप कहोगे सर देखो सीधे तरीके से करके बताओ हमारे को, तो 100 प्लस 20 कर दो 120, 100 माइनस 20 कर दो 80, बट्टे बोलो क्या कर दो 100 कर दो। ये लीजिए 12 इंटू 8 कितना आ गया? 96%। यदि आपसे पूछता कि बताओ कितने प्रतिशत हो जाएगा, आपका आंसर रहता 96%, 96%। आपसे पूछ रहा है परिवर्तन क्या हुआ, या फिर आपसे पूछे प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, तो आप क्या कर दोगे? -100 कर दीजिए। जब आप -100 करते हैं, माइनस का 4% आता है। माइनस का 4%, इसका मतलब ये कहता है कि 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। 4% की क्या हो गई? कमी। आपका राइट आंसर साथियों रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर का ऑप्शन। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं। आइए 11 और 12 क्वेश्चन मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताता हूं। यदि आपके समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताइए। एक आपका इस तरीके का डाउट क्लियर करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके से चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर प्रथम का क्या होता है और 10 तक का ये चक्कर क्या होता है, तो समझिएगा बहुत शानदार तरीके से। प्रथम 10 संप्रागत संख्या, हमेशा ध्यान रखना जब प्रथम आ जाए या फिर आपको कभी कहे कि तक, ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपको यहां जयपुर से अजमेर जाना, ठीक है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आपको अजमेर तक जाना है, क्या आप किलोमीटर काउंट करेंगे? आपका टारगेट क्या हो गया? लास्ट, यानी अजमेर तक जाना है चाहे कितना भी किलोमीटर। या फिर मैं आपको ये कह दूं कि आपको प्रथम 50 किलोमीटर जाना है, प्रथम 50 किलोमीटर चलना है, तो आप जैसे ही चलेंगे जयपुर से, आप गाड़ी के अंदर नोट करेंगे कि 1 किलोमीटर प्रथम, यानी 1 किलोमीटर, फिर दूसरा किलोमीटर, फिर तीसरा किलोमीटर, फिर चौथा किलोमीटर, ऐसे आप काउंट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना प्रथम की बात करता है तो आपको वो पद काउंट करते हुए चलने हैं। तक की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? लास्ट पॉइंट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट तक का आपका पॉइंट हो जाएगा। चलते रीड होने के बाद मैथ की लाइव क्लास दीजिए ऐप में, बिकॉज सिर्फ मैथ्स का ऐसे चैनल है नहीं, इसे स्टूडेंट जरूर जुड़ जाए, स्पेशली बायो वालों का। दीपिका राजपुरोहित जी, आप एप्लीकेशन के अंदर जाएं, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा। बायो के जो विद्यार्थी हैं वो भी बहुत सारे जुड़े हुए, तो आप वहां जाएं। बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन के अंदर है। मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, जो चाहते हैं वो सारा इस एप्लीकेशन के अंदर है। बाकी आपको नंबर भी दिए हुए, आप उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 98 123 98 103 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रथम 10 संप्रागत संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। अब देखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर अनंत, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्राकृत संख्याएं, इसमें प्रथम 10 सम चाहिए। प्रथम 10, फर्स्ट आपको 10 क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इवन नंबर। आप कहेंगे पहली संख्या 2, फिर आप कहेंगे दूसरी 4, तीसरी 6, 8, इस तरीके से चले, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 10 है, ये तो काउंट कर ले, लेकिन हमारे को पूछ ले कि प्रथम 50 बताओ। तो एक तो आप ये ध्यान रखना कि जब आपसे 10 पूछ रहा है तो पहली 2 हो गई, इस तरीके से 2 4 6 8 10, 10वीं बोलो कौन सी होगी? 20। अब आप 2 से लेकर 20 तक की काउंट करेंगे तो ये आपकी 10 सम संख्याएं आई। हो सकता है आपसे ये पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो आप कहते सर पहली 2 4 6, इस तरीके से 50वीं होगी वो रहेगी हमारी 100।
एवरेज निकालना है। यदि आपको ये सीरीज पता चल गई तो मैंने एक बात बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई थी कि एवरेज के अंदर जब आपको कोई सीरीज दिखाई दे जिसके अंदर सार्वय अंतर यानी सभी के बीच का अंतर समान हो, इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, पहला पद उठाओ, अंतिम पद उठाओ, दोनों का योग कर दो 2 से डिवाइड। कैसे करूंगा, अब इसके अंदर करना है तो 2 और 20 बोलो कितने हो गए आपके 22, 22/2 कर दिया, बोलो क्या आ गया 11। आपका राइट आंसर क्या हो गया 11। मान लीजिए आपसे ये पूछता, यदि ये प्रथम ना देकर ऐसे बोल देता कि 10 तक की समप्राकृत संख्याओं का, 10 तक की, इसका मतलब प्राकृत संख्या है, आपको लिमिट में बांध दिया कि 10 तक की प्राकृत संख्या है उसमें सम, तो आप कहते हैं सर 2, 4, 6, 8 और 10 यही है 10 तक की, तो 10 तक की तो इतनी सम संख्या आएंगी, इसमें 5 आ गई, तो आप कहते कि 2 + 10/2 12/2 आपका 6 आंसर आ जाता। जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं था वो तुरंत पहले ऑप्शन के अंदर गए हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, आपको ऑप्शन भी ऐसे ही दिए जाते हैं। तो प्रथम, अब इसके अंदर यदि प्रथम नहीं होता, मैं 10 सम यानी 10 तक की समप्राकृत संख्याओं के बारे में बोलता तो आपका राइट आंसर होता 6, प्रथम 10 बोल रहा हूं तो आपका राइट आंसर रहेगा 11। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छे साथी जुड़े हुए, आप ऐसे ही जुड़े रहे, आप अपना प्रेम प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं आपको बहुत कुछ करवाने वाला हूं परीक्षा तक और आपके साथ साथी बनकर चलने वाला। अब देखिए, जैसा मैंने बताया पीछे वो क्वेश्चन आपका आ गया, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इनफिनिटी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 50 तक की जितनी भी आ गई, अब 50 तक की कितनी आएंगी, आप कहेंगे सर पहली 2 आ गई 50 तक, तो ये 50 ही रहेगी अंतिम। यदि बोल देता कि 51 तक की सभी समप्राकृत संख्याएं, तो भी आपका यही रहता, क्योंकि 51 बोलो क्या है, आपका ओड नंबर है, विषम संख्या। अब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई, सभी के अंदर सार्वय अंतर क्या है, सभी के अंदर अंतर समान है, यानी सार्वय अंतर समान है। तो आप क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 2 + 50/2 और आपका आंसर आ गया 26। आपका राइट ऑप्शन होता है ये, क्या हो जाता है जी। अब यदि मैं आपको इसके साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये होता कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं यदि आपके समझ में आ गया है तो। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का आप ये कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनके समझ में एक एक बिंदु आना बहुत जरूरी है। सर मैं एक्सप्लेन ही देख रही हूँ बिकॉज लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, बताइएगा फटाफट। जिन विद्यार्थियों के समझ में आया है प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का एवरेज बता दो, आप मेरे को कमेंट करके बता दो, ताकि मेरे को ये पता चले कि जिन विद्यार्थियों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं और जो मैं उनको पढ़ा रहा हूं उनके अच्छे तरीके से एक एक बिंदु समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मनोज जी बता रहे हैं 51, बिल्कुल मनोज जी आप सही कह रहे हैं। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो पहली 2 आ गई, अंतिम क्या हो जाएगी 50वीं 100 हो जाएगी, 100 + 2 करूंगा 102 हो जाएगा, 102 के अंदर 2 का भाग दूंगा 51 आ जाएगा। वेरी गुड अनिता कशवा जी, मनोज जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए साथियों, कितने समय में 2700 रुपए का मूलधन साधारण ब्याज की 6 से 2/3% वार्षिक दर से 3240 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको दे रखा है अमाउंट, ये आपको दे रखा है प्रिंसिपल मूलधन, ये आपका विसर्जन हो गया, ये आपको दी गई है रेट, आपसे क्या पूछ रहा है टाइम, ठीक है। लेकिन ये क्या है विसर्जन। साधारण ब्याज का सूत्र आप जानते हैं, तो जब एक बात बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा, 3240 - 2700 करूंगा क्या 540 आएगा क्या, 540, ये आपने साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया आपका 2700, दर आपको दी गई 6 से 2/3, इसका मतलब 20/3% समझू मैं, 20/3 और बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया, इनटू बोलो आपका क्या आ गया टी, जो आपको निकालना है, सिर्फ सोल्व करना है। बहुत सारे विद्यार्थी इनका पक्षांतरण करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आप डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन किया करो, ताकि आपको आसानी रहे, आपका समय कम था। देखिएगा
दो जीरो से दो जीरो उड़ा दिए, 27 से काटूंगा, बोलो कितना आ गया 20, इस 20 से इस 20 को उड़ा दे, टी बराबर आपका 3 है, टी बटे 3, 3 इधर आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 के अंदर 3। एक बात बताई थी यदि आपके ध्यान में, मैंने कहा था जब भी आपका आंसर 1 2 3 4 में आ जाए, अब इसमें तो संयोगवश क्या है 3 वर्ष ही निकालना है, 3 नंबर ऑप्शन में ही है, लेकिन मान लीजिए 4 नंबर ऑप्शन में जो दे देता 3 वर्ष और इसमें दे देता 2 वर्ष, तो कुछ विद्यार्थी क्या 10% विद्यार्थी एग्जाम में कंफर्म गलत करके आते, वो यहाँ 3 वर्ष समझते और क्या करते 3 नंबर ऑप्शन के अंदर तुरंत चले जाते। तो बात आपके ध्यान में ये भी आनी चाहिए कि जब जब आपका आंसर 1 से 4 आएगा आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि आप ये देखें कि आपका आंसर किस ऑप्शन में है, वो आपको चुनना। आइए मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप परीक्षा के अंदर क्या गलती करते हैं, उन गलतियों से कैसे। किसी वस्तु के 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य में अंतर 10 रुपए का है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपने कैसे किया है पता नहीं, मैं 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। देखिए कोई वस्तु 100% अपने आप में 100% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 100, 25% लाभ पर बेचता मतलब 125%, 20% लाभ पर बेचता मतलब 120%, यही तो होता। ये बोल रहा है अंतर कितना आया 10 रुपए, इसका मतलब इनका अंतर कर दो 10, ये हो गया आपका क्वेश्चन। 125 और 120% का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे सर 5%, 5% बराबर 10 आ गया, 1% बराबर 2 आएगा, आपको मान किसका चाहिए 100% का, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है। 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा आप बताएंगे मेरे को 200। आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपए 14 के अंदर 3। चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन करते हैं पेपर के अंदर, क्वेश्चन करते हैं टेस्ट में, लेकिन आपको सॉल्यूशन देखना इसीलिए अति आवश्यक है कि आपको एक या दो तरीके कुछ और आपको बातें सीखने को मिली। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का है सेलिंग प्राइस, यानी यदि ये x है तो बोलो ये कितना है 8/5। ठीक है, तो ये लो आप तो सीधा करो ना, इस x को छोड़ो, ये CP5 है तो ये बोलो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां बोलो क्या है लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, आप बताओ 5 रुपए क्रय मूल्य 8 रुपए विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का 3 का। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, 3 का लाभ कितने पे हुआ 5 के ऊपर, ये लीजिए 100%। 5 से बोलो क्या हो जाएगा 20, सॉरी 5 से काटूंगा 20, 20 इंटू 3 60%। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60। 15 के अंदर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर बात करें कि 180 डिग्री टोटल कोणों का योग होता है। अब देखो एक 90 हो गया तो दूसरा क्या 90 हो सकता है क्या, दूसरा 90 होने के बाद मान टोटल 90 और 90 180। मान लीजिए आप यदि इस तरीके से 3 कोण तो आपके लेके आने, यदि आप ये 90 कर दोगे तो क्या यहाँ पे 0 डिग्री हो सकता है क्या, इसका मतलब आपका एक समकोण हो सकता है। तो अब आप ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 में से आपका आंसर आ गया एक, आपका आंसर एक आ रहा है लेकिन ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। ये गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम। आगे चल 16 के अंदर आपका आंसर 2 हुआ है लेकिन ऑप्शन आपका क्या हुआ 2, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना आ रहा था 1। आगे चलता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण पक्ष पर कितना समकोण इन्होंने कर दिया है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखना था आपकी टेस्ट सीरीज में तो सही था कि कितना कोण बनाते हैं, कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये कहता है कि उस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर है। अब रटी रटाई बातों के ऊपर जो चलते हैं वो क्वेश्चन गलत करते हैं, जिन्होंने कंसेप्ट को समझ लिया है वो कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करता। ये हो गया आपका अर्धवर्ग की परिधि। जब आपका इस तरीके से ये वर्ग था इस तरीके से, तो आप उसकी परिधि कितनी बता रहे 2 पाई आर, आधा कर दिया बोलो कितनी पाई आर।
लेकिन ये आर है, ये आर है, तो पाई आर प्लस 2r इस अर्धवर्ग की क्या होती है, परिधि। रटने की आवश्यकता है ही नहीं, चीजों को समझना है। ये बताइए इस वर्ग की क्या होती है, परिधि होती है। इसका मतलब पाई आर प्लस 2r, तो पाई का मान 22/7, आर प्लस 2/2r, सॉरी प्लस 2r बराबर कितनी, 36। जब मैं यहाँ पे करूंगा यानी एलसीएम 7 ले लूंगा तो 7 दूए 14, 22 और 14 कितने हो गए, 22 और 14 हो गए आपके 36। 36 यहाँ आर आ गए, यहाँ 36 आ गए, 36 से 36 काट दिया, आर बराबर कितना आ गया, 7। अभी भी देखिएगा आर बराबर 7 आ गए, क्या पूछ रहा है, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होता है, 1/2। ये लीजिए 1/2, पाई का मान आप 22/7 रख दो, आर का मान आप 7 रख दो, इंटू 7 हो गया। 7 से 7 का कैंसिल आउट, 2 से काटा 11, 11 इंटू 7 70 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका। 18 के अंदर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है, एल और बी का आपको अनुपात दे रखा है 9:7। अब आप ये जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जब अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इनका क्षेत्रफल होता है। तो देखिए जब आपको आप क्या करते हैं, योग करते हैं तो 9 और 7 16 बराबर ऐसे रखते जाते हैं, लेकिन आपको जब मल्टीप्लाई की बात करें तो आपको यहाँ एक्स रखना है। मैंने आपको रेशियो प्रिपरेशन जहां पढ़ाया था, रेशियो प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि आपको इन रेशियो के साथ में प्लस माइनस करते हैं, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, नो डाउट। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनके साथ में कोई न कोई आपको प्रतीक लेने की आवश्यकता है, चाहे आप x लें, चाहे आप p लें, चाहे t लें, चाहे r लें, चाहे कुछ भी लें, ठीक है, अपनी मर्जी से। ये लीजिए, बोलो 9x इंटू 7x बराबर आएगा आपका 252। 9 इंटू 7 हो गया 63x² बराबर 252। आप सोच रहे हैं सर आप प्लस माइनस में लेते नहीं है, यहाँ लेते हैं। क्यों लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक यदि लेता हूं तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, यानी आंसर गलत हो जाता है। एक्स स्क्वायर की बात करूंगा, 252 जब 63 का भाग देता हूं तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बराबर एक्स का मान निकल कर आ जाएगा 2। आपसे क्या पूछा है, उसका परिमाप बताओ, तो बोलो लंबाई कितनी हो गई 9x, एक्स का मान दो तो 18, ये कितनी हो गई आपकी 7 इंटू 2 बोलो कितनी 14, 18 और 14 करेंगे बोलो कितना आ गया, 18 और 14 आ जाएगा आपका 32, 32 और 32 64। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। यानी 2 इंटू एल प्लस बी या एल प्लस बी का दुगुना कर दो, चाहे सोना बाबू ले लो, बिल्कुल है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करता हूँ। आप तो सोना बाबू को पकड़ कर बैठेगा। आइए, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव लगाओ चाहिए, यानी प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। इसका मतलब 100% बढ़ा रहा है, कितना 100%। जो p जो x थी उस भुजा को 2x कर रहा है, सीधा सा क्या कर रहा है, 100% की वृद्धि कर रहा है, यानी x में x और जोड़ रहा है। यदि 10 भुजा है तो वो 20 कर रहा है, यानी उसके अंदर 100% और जोड़ रहा है। तो ये लीजिए 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 200%। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव वाला लगाए, ये लीजिए 200 बट्टे बोलो कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 आ गया कितना 400%। लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी वृद्धि पूछे या कमी पूछे जो भी, तो आपको माइनस में क्या करना पड़ेगा, 100%। आपका राइट आंसर आ जाएगा 300%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 के अंदर 4 हो जाएगा। कितने प्रतिशत, यदि आपसे पूछता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होता 400%। यदि आप इसको इस अंदाज में करते हैं कि नहीं नहीं सर हम तो ए भुजा मानते हैं, इसको क्या कर दिया जाए 2a कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, इसका क्षेत्रफल होगा 6a², इसका हो जाएगा तो बोलो 6, a का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर करूंगा तो 4a² आ गया, 4a² आ गया। अब ये आपका 6a² आपको पता ही है, ये आपका 24a² है आपको पता ही है। आप देख सकते हो इसका कितने गुना हो गया, 4 गुना। लेकिन यदि आपसे अंतर पूछे तो 3 गुना, तो 3 का मतलब 300% हो गया।
चलता हूं आगे, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं इसी क्रम में। आइए, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, यदि आप किसी प्रकार का कोर्स लेना चाहते हैं, रीट लेवल 2 का या रीट लेवल 1 का कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे ही आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आपको नीचे एक तो होम दिखाई देता है, एक आपको चैट वगैरह दिखाई देता है, प्रोफाइल दिखाई देता है, स्टोर वगैरह दिखाई देता है। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर बीच में आपको स्टोर दिखाई देगा, बीच में आपको स्टोर दिखाई देगा। जैसे ही आप स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज लेवल 1 और लेवल 2 और एक आपको दिखाई देता है रीट लेवल 2 का कोर्स दिखाई देता है, एक रीट लेवल 1 का दिखाई देता है, एक गणित फाउंडेशन कोर्स यानी संपूर्ण कोर्स। इस गणित फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको 24 टॉपिक मिलते हैं, 24 टॉपिक मिलते हैं। और रीट लेवल 2 के अंदर आपका पात्रता का भी इसके अंदर इंक्लूड है और मुख्य परीक्षा का भी इसके अंदर इंक्लूड है, और साथ में आपको शिक्षण विधियां भी इसी कोर्स के अंदर मिलती है। जैसे ही आप जाएंगे वहां ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको अलग अलग फोल्डर दिखाई देते हैं, वो आपको ये मालूम हो जाता है कि किस तरीके से आपको एक मैटर दिया जाता है, जो आपको विषय वस्तु जो आपको दी जाती है वो आपको वहां पता लग जाता है। रीट लेवल 1 की बात करूं तो इसी तरीके से पात्रता के साथ में आपको मुख्य परीक्षा का भी कोर्स दिया जाता है। यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है या फिर आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो आप 9812398103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको साथ साथ में ये भी बता देता हूं कि आप ऐसे सोच रहे हैं सर इसके अंदर क्या हंसली के नोट्स मिलते हैं क्या, तो प्रत्येक टॉपिक के आपको हंसली के नोट्स भी मिलते हैं, उनके वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, और आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट को वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रायोजना विधि की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। प्रायोजना विधि का एक सोपान नहीं है, तो प्रायोजना विधि का मूल्यांकन करना, परिस्थितियों का निर्माण करना, ये पहला ही सोपान है। प्रायोजना का लेखा जोखा करना अंतिम सोपान है। प्रायोजना का प्रदर्शन करना ये प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे कि प्रायोजना विधि का एक सोपान नहीं है, तो आपको नहीं को राउंड करके रखना है ताकि आप कहीं पे गलत ना कर बैठे। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, सोनू जी बता रहे हैं वैलिडिटी, वैलिडिटी दीपिका राजपुरोहित जी, वैलिडिटी 1 साल 1 वर्ष आपको वैलिडिटी दी जाती है। फिर भी एग्जाम आगे पीछे हो जाती है, एग्जाम समय पे ही होगी, जनवरी के अंदर आपको पता है कि सूचना भी आ गई, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ हैं, वैलिडिटी की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री, दीपिका राजपुरोहित जी आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। आगे, प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है, किसका पूछा जा रहा है, प्रक्षेपी प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का पूछा जा रहा है। यानी प्रोजेक्टर क्या होता है आपका, प्रोजेक्टर होता है आपका प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। यानी इसका मतलब ये है कि प्रक्षेपित करके, प्रक्षेपित करने के काम में, किसी चीज को प्रक्षेपित कर दे यानी आरोपित कर दे दूसरी चीज। यानी जैसे प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर क्या करता है, यानी दूसरे स्थान के ऊपर किसी चीज को यानी प्रोजेक्ट करके प्रक्षेपित करके आपको दिखाता है। तो आपका 22 के अंदर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये है कि गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री आपकी क्या है। सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री आपसे पूछी जा रही है। तो अब हालांकि आप ये देख रहे होंगे ये सामग्री है सारी की सारी आपकी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे सुलभ, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें सबसे सुलभ यानी आसानी से प्रयोग में ले जाए और महत्वपूर्ण भी हो, दोनों होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। खेल विधि उपकरण, मान लिया कि खेल विधि उपकरण भी महत्वपूर्ण है और मान लिया सुलभ, कैलकुलेटर भी मान लीजिए, गणित विधि संबंधी उपकरण मान लिए। लेकिन जब आप 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो वहां पे आपको मिलता है श्यामपट्ट व चौक। तो श्यामपट्ट व चौक सुलभ, सस्ता है और महत्वपूर्ण भी है। तो आपका राइट आंसर इसे 23 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के रुख करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि छोटी कक्षाओं में, यानी छोटी कक्षाओं की प्राइमरी लेवल की बात करता है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। गणित विषय के अंदर पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। मानक के आगमन विधि है, ठीक है,
लेकिन आगमन विधि से आप अपन ऑप्शन देखेंगे तो और भी तो हो सकती है। निगमन विधि तो आपको पता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर बड़ी कक्षाओं के बच्चे रटने का, यदि आप बच्चों को आते ही रटाने लग जाओ, छोटी कक्षाओं में प्राथमिक स्तर की बात करें, आप आते ही बच्चों को रटाने लग गए, यानी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं और उनको आप रटाओगे तो कहाँ आप उन बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न कर सकते हो, मतलब ही नहीं। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, आप उन बच्चों को खेल खेल में सिखाओ ताकि क्या हो, उन बच्चों के अंदर रुचि पैदा हो सके। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं। आगमन विधि किसका मार्ग है? मैंने एक दिन एक क्वेश्चन दिया था कि निगमन विधि किसका मार्ग है। तो निगमन विधि के अंदर पहले सूत्र एवं नियम बता दिए जाते हैं, सूत्र एवं नियमों से बालक को परिचित करवा दिया जाता है, बाद में क्या होता है उन्हीं का वो अनुसरण करता जाता है। लेकिन आगमन विधि के अंदर क्या होता है, बालक के सामने विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बालक क्या करता है, उन विभिन्न उदाहरणों का ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है और निरीक्षण करते हुए एक समान पैटर्न खोजता हुआ उनका जनरलाइजेशन कर देता है। क्या कर देता है? जनरलाइजेशन कर देता है। तो इसका मतलब वो खोज का मार्ग अपना रहा है। तो 25 का आपका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। चलता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। सारे करो भाइयों कल। अच्छा बिल्कुल अनिता का जी करते रहो, आप लाइक वाइक करो। निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि निगमन विधि से डेडिकेटिव मेथड की बात कर रहा है, शिक्षण सूत्र पूछ रहा है। कौन सा इसमें शिक्षण सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात की जब बात करता हूं तो ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि का है। प्रत्यक्ष से प्रमाण, पहले आपको उदाहरण दिया जाता है फिर बाद में प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं, आगमन विधि का है। उदाहरण से नियम, यानी अपन बात करें आगमन विधि के इंडिकेटिव मेथड की बात करें तो उसके अंदर पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये 3 नंबर का है आपका सूक्ष्म से स्थूल। पहले नियम आपको दिए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की तरफ चलते हैं। तो नियम सूक्ष्म होते हैं, उदाहरण स्थूल होते हैं। तो आपका 26 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 27, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। अब सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, इनका कोई यूनिक आंसर नहीं होता है। इनका कोई यूनिक आंसर नहीं होता है कि सर ये हो गया। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उन ऑप्शनों में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा। तर्क शक्ति का मान लिया कि सामाजिक विज्ञान से भी होता होगा, थोड़ा बहुत चित्रकला से भी होता है, विज्ञान से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होता है तर्क शक्ति का विकास? इन सब की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा गणित से होता है। किससे होता है? गणित से। आगे आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित का जब बच्चा शिक्षण करता है, गणित का अध्ययन करता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारे गुणों का विकास होता है। आत्मनिर्भरता, क्योंकि जब बच्चा जैसे ही अभ्यास करता जाता है वो क्या करता है, उसके क्वेश्चन सही होते हैं तो अपने आप के ऊपर क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होता जाता है। और बच्चे का क्या, आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा, तार्किकीकरण भी होगा, यानी उसके बालक की सोच का तार्किकीकरण भी होता है। इसका मतलब 28 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अच्छे साथी जुड़े रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में उच्चतम उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लूम के जो बीएस ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसमें उच्चतम उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। बीएस ब्लूम की यदि बात करें यानी कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसके अंदर कितने स्तर थे? 6 स्तर थे। सबसे जो नीचे का स्तर होता है वो आपका क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। इसके बाद में आता है वो आता है आपका अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, अवबोध। इसके बाद में जो आपका आता है ये आता है आपका ज्ञानोपयोग। इसके बाद ज्ञानोपयोग या फिर आप अनुप्रयोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर बाद में बात करते हैं विश्लेषण आता है, एनालिसिस आता है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं 5 नंबर का आता है आपका संश्लेषण, सिंथेसिस आता है, संश्लेषण। और इसके बाद में आता है आपका एकदम उच्चतम स्तर का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन आता है। तो आपसे पूछे कि उच्चतम उद्देश्य कौन सा है तो आपका आंसर रहेगा मूल्यांकन, ये रहेगा इवैल्यूएशन। यदि आपसे पूछे कि निम्नतम उद्देश्य कौन सा है तो आपका राइट आंसर रहेगा ज्ञान, नॉलेज। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा करता हूं। आज के स्टेज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। ये परिभाषा किसने दी? तो ध्यान रखना, ये परिभाषा बर्टोलोट ने दी थी।
ये परिभाषा किसने दी थी? बर्थलोट ने। तो ये थे अपने रीट लेवल 1 के टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब जिन साथी लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके बताइएगा। सुपर सर बहुत अच्छा करवा रहे हो, दीपिका राजपुरोहित जी आपका धन्यवाद। तो अब कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल अनामिका जी ए है, ये बताया है मैंने आपको इसके अंदर। तो देखिएगा अब मैं आपको बता देता हूं कि कल टेस्ट आपका किस चीज का है और आपको टेस्ट कहां पे मिलेगा। मात्र आप 1 मिनट बने रहे। कल 9 जून को आपका टेस्ट रहेगा रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर रहेगा आपका 4। कब रहेगा? कल 9 जून। टेस्ट का समय मिलता है आपको 12 से 7 बजे तक। 12 से 7 बजे तक मैंने क्वेश्चन 30 कर दिए हैं। क्वेश्चन तो 30 पहले से थे, समय 30 मिनट था और मैंने मार्क्स भी 30 ही कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको कहां पे मिलेगा। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो कल से आपको सुव्यवस्थित तरीके से ही मिलेगा। वैसे भी आपको पहले प्री टेस्ट वाले मिल रहा है। जैसे ही आप बीच में जाते हैं, यहाँ आपका स्टोर दिखाई देता है, स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टोर पे क्लिक करते ही आपके कुछ इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देते हैं। कुछ आपको इस तरीके से कोर्स दिखाई देते हैं, 5-6 कोर्स, जिसके अंदर जैसे कल रीट लेवल 2 का है तो आप रीट लेवल 2 वाले में ओपन करें। आपको रीट लेवल 2 निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस कोर्स के ऊपर क्लिक करें। उस कोर्स के ऊपर आपका टेस्ट कौन से नंबर का होने वाला है? 4। तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 के टेस्ट तो मिलेंगे, आपको लोग मिलेगा। ठीक है, और आपका जो टेस्ट नंबर 4 कल 12 बजे इस रीट लेवल 2 वाले में डल जाएगा, वो आपको अनलॉक दिखाई देगा। वो आपको अनलॉक दिखाई देगा। किसी प्रकार का आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, पेमेंट करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। वो 1 रुपये इसीलिए लिखा गया है कि न्यूनतम 1 रुपये तो लिखना होता है, उससे पहले कोर्स क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो आप जैसे ही जाएंगे, जैसे 9 जून 10 जून को आपका किसका होगा? रीट लेवल 1 का टेस्ट नंबर 4 होगा। तो आप उस दिन किसमें चले जाना? रीट लेवल 1 के अंदर चले जाना और आपको टेस्ट नंबर 4 अनलॉक मिलेगा। कब? 12 से 7 बजे के बीच। 12 से 7 बजे के बीच। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर रिजल्ट कहां पे दिखाई देगा? टेस्ट दे दिया, टेस्ट सबमिट करने के बाद जैसे ही आपने कहां पे क्लिक किया था, यहाँ स्टोर पे किया था, यहाँ आपको होम दिखाई देगा, होम के ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ आपको कुछ आइकन दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से आपको ये आइकन दिखाई देते हैं। आप इन्हें आइकनों को इधर स्लाइड खिसकाएंगे, सिर्फ आइकनों को खिसकाएंगे तो एक आइकन मिलेगा आपको चेक परफॉर्मेंस का। चेक परफॉर्मेंस का आपको आइकन मिलता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा एक बैच और एक आपको मिलेगा कोर्स टेस्ट मिलेगा। कोर्स टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अपना वो ग्राफ दिखाई देगा, आपके नंबर दिखाई देंगे, कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर का था और आपको कितने नंबर उसमें से प्राप्त हुए, और पीछे के जो भी आपके टेस्ट हुए वो भी आपको चेक परफॉर्मेंस के अंदर सारा का सारा आपको शो करेगा। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। 9:15 के ऊपर मिलते हैं कल। और कौन से टेस्ट के साथ? रीट लेवल 2 के टेस्ट नंबर 4 के साथ मिलते हैं। आप 12 से 7 बजे के बीच टेस्ट अवश्य दें। कल 9 जून अपन 9:15 में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पढ़ाई में मस्त रहें।